ओके, अब तक हमने सारी पैथोजेनेसिस पढ़ लिया है, किस तरीके से इन्फ्लेमेशन हुई, फिर हमारे पास स्ट्रिक्चर्स बने। नो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में हमारे पास स्ट्रिक्चर्स ही नज़र आएंगे। सबसे पहले फाइब्रोजिंग कोलेंजाइटिस हम देख लेते हैं, यानी कि फाइबर्स होंगे डिफरेंट, वो मैंने आपको दिखा दी कि किस तरीके से कोलेजन फाइबर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, इंजरी ऑफ द कोलेंजोसाइट्स की वजह से। सेकेंड थिंग हमारे पास स्ट्रिक्चर्स बनते हैं, ठीक है, बीडिंग अपीयरेंस बेसिकली हमें नज़र आ रही होती है। नो यू विल सी इन दिस डायग्राम, ये मैंने बिलियरी ट्री बनाया एक, ठीक है, ये हमारे पास हैं सारी की सारी बाइल डक्ट। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कहीं पे आपको स्ट्रिक्चर नज़र आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन, और कहीं पे डायलेशन नज़र आ रही है। अब ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि स्ट्रिक्चर कैसे बन रहा है, तो आप मैंने बता दिया आपको कि हमारे पास जो है मायोफाइब्रोब्लास्ट आएंगे और कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे। अब जब एक जगह की स्ट्रिक्चर बन रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो बाइल जो है वो फर्दर आगे मूव नहीं कर सकेगा। जब बाइल फर्दर आगे मूव नहीं कर सकेगा तो वो पीछे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पीछे बाइल एक्यूमुलेट होने की वजह से बाइल डक्ट जो है वो बड़ी हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है। अभी बात क्लियर हुई कि स्ट्रिक्चर तो बन गया और बाइल फ्लो नहीं कर रहा आगे। बाइल बैक साइड पे जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और एनलार्जमेंट कर देगा बेसिकली हमारे पास बाइल डक्ट की, ठीक है। स्ट्रिक्चर्स तो बन गए जगह जगह पे, और उससे जो पिछला डिस्टल पोर्शन था उसमें क्या हो जाएगी, डायलेशन हो जाएगी। नाउ यू विल क्लियरली सी स्ट्रिक्चर बन रहे हैं, ये ग्रीन में जो शो किया हुआ है, और ये डायलेशन हो रही है, ठीक है। अब ये एक बीडिंग अपीयरेंस देंगे। बीडिंग अपीयरेंस किस तरीके से, बीड्स लग रहे हैं ना ये आपको, ये बीड्स, ठीक है, बीडिंग अपीयरेंस देंगे बेसिकली ये हमारे पास जब हम इसको MRI कराएंगे। ये स्ट्रिक्चर मैंने शो किया हुआ है, ये बाइल डक्ट थी, ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है, और ये ब्राउन में मैंने शो किया हुआ है कि स्ट्रिक्चर बन गया, किस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। अब आप देखिए खुद ही कि यहाँ से अब ऑब्स्ट्रक्शन है, बाइल कैसे फ्लो करेगा। जब यहाँ से बाइल फ्लो नहीं करेगा तो बाइल बैक साइड पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और उस पोर्शन की डायलेशन करा देगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्ट्रिक्चर्स, बीडिंग अपीयरेंस एंड इंटरवीनिंग बाइल डक्ट्स जो हैं, इंटरवीनिंग यानी कि जो बैक साइड पे होंगी, ठीक है, उसमें डायलेशन हो जाएगी, वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी और टॉर्टुअस अपीयरेंस देंगे, टॉर्शस अपीयरेंस देंगी हमारे पास। अब यही चीज़ जो है ना हम MRI जब कराएंगे उसमें भी हमें नज़र आएगी। ये देखें, ये MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, कोलेंजियोग्राफी में हमने देख लिया, ये स्ट्रिक्चर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें वाइट अपीयरेंस है ही नहीं बिल्कुल, ये देखें OSP के लिए मैं देख लें, ये स्ट्रिक्चर बना हुआ है, ठीक है, और ये जो है डायलेशन हुई हुई है, ये डायलेशन हुई हुई है, ये डायलेशन हुई हुई है, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रिक्चर्स बन रहे हैं और डायलेशन हो रही है, ठीक है। वी विल सी हिस्टोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बेस पे अगर हम देखें ना तो बेसिकली हमने पढ़ा है कि प्राइमरी सेक्टोजिंग कोलेंजाइटिस जो है ना वो लार्ज डक्ट को भी इन्वॉल्व कर रही है और स्मॉल डक्ट्स को भी इन्वॉल्व कर रही है। जो लार्ज डक्ट्स है ना वो इंट्राहिपैटिक लार्ज डक्ट्स आ जाती हैं इसमें, और एक्स्ट्राहिपैटिक बाइल डक्ट्स, ठीक है। इन दोनों में मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हमें नज़र आती है, और जो इंट्राहिपैटिक स्मॉल डक्ट्स हैं उसमें डिफरेंट नज़र आएगी, ठीक है। अब लास्ट डक्ट में हमें क्या नज़र आएगा, सिंपल स्ट्रिक्चर्स, वही जो मैंने बताया है, ठीक है। स्ट्रिक्चर हुई हुई होगी हमारे पास, जो हमें स्ट्रिक्चर का मतलब है ऑब्लिटरेट हुई हुई होगी, पूरा ल्यूमन जो है ना हमारे पास ऑब्लिटरेट हुआ होगा बाइल डक्ट का। न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन नज़र आएगी, ठीक है। एडिमा, इन्फ्लेमेटरी हमारे पास सेल्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, एंड फाइनली स्कारिंग नज़र आ रही होगी। बेसिकली वही सारी है जो ग्रोथ में हमने पढ़ी है, वही चीज़ें जो है ना हमें लार्ज में हिस्टोलॉजिकली भी नज़र आ रही होंगी लार्ज डक्ट्स में, ठीक है। अब स्मॉलर डक्ट्स में डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। स्मॉलर डक्ट्स में ना बेसिकली हमारे पास अनियन स्किन फाइब्रोसिस बन रही होती है। बट इस अनियन स्किन फाइब्रोसिस, ये मैंने बनाया है, ये एक डक्ट मैंने बनाई है, ठीक है, ल्यूमन बनाया है मैंने बाइल डक्ट का, और ये सारी जो इर्द गिर्द है ना ये मैंने फाइब्रोजिंग लेयर्स बनाई है, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स बेसिकली जो है ल्यूमन के इर्द गिर्द डेपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, लेयर्स की फॉर्म में। अनियन स्किन क्यों कह रहे हैं, अनियन की स्किन का आपको पता है कि अनियन जो है जब हम प्याज को देखते हैं हम तो उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ऐसे ऊपर से छिलके उतर रहे होते हैं, तो ये भी इसी तरीके से जो है ना अनियन की तरह डिफरेंट लेयर्स बनाई होती हैं अनियन की स्किन की तरह अराउंड द एट्रोपिक डक्ट ल्यूमन। ये जो डक्ट का ल्यूमन है ये जाहिर बात है एट्रोफी की तरफ जा रहा होगा जब ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, एंड विच लीड्स टूवर्ड्स द और टॉम स्टोन अपीयरेंस एंड ऑब्लिटरेशन, ठीक है। टॉम स्टोन अपीयरेंस में क्या होगा कि टोटली जो है ना हमारे पास ऑब्लिटरेट हो जाएगी बाइल डक्ट हमारी। वी विल सी क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स इसमें भी तकरीबन सारे वही होंगे जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में थे। फैटीग, प्लूराइटस, ठीक है, प्लूराइटस मैंने आपको बताया था कि अगर बाइल पिगमेंट्स की एक्युमुलेशन हो जाएगी ब्लड में, ठीक है। जॉन्डिस अगर हमारे पास जो है बिलीरुबिन
हो जाएगा एक्यूमुलेट। स्टीटोरिया, जब हमारे पास बाइल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर नहीं होगा और फैट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और इसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि विटामिन डी रिलेटेड जो है ना ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। तो विटामिन डी की भी बेसिकली जो है ना माल एब्जॉर्प्शन रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। एक तो मैंने उसमें सिर्फ आपको ये कॉज बताई थी कि एक्टिव का फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा लीवर विटामिन डी को। सेकेंड, उसमें ये कॉज भी आप ऐड कर लीजिएगा कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, ADK वगैरह, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी बाइल की ज़रूरत होती है, ठीक है। फैट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए भी और फैट एसोसिएटेड विटामिन्स के एसोसिएशन के लिए भी। तो दोनों केसेस नहीं होंगे, फैट भी नहीं होगा तो आपकी जो है ना फीसिस में फैट आना शुरू हो जाएगा विच लीड्स टुवर्ड्स द स्टीटोरिया। और अगर विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो उस वजह से विटामिन डी रिलेटेड ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। कोलिलिथिएसिस हो सकता है हमारे पास, स्टोन्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, डक्स जो हैं वो डायलेटेड हो जाएंगी, ठीक है, स्टोन्स की वजह से। जब स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं तो जाहिर बात है डक्स डायलेट हो जाती हैं। और इसके अलावा क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस और क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। पैनक्रियाटाइटिस और कोलिसिस्टाइटिस कब होगा? जब बाइल डक्ट्स और गोल ब्लैडर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। पैनक्रियास की इन्फ्लेमेशन एंड गोल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन कब होंगी? जब आपके पास पैनक्रियाटिक डक्ट्स और गॉल ब्लैडर भी इन्वॉल्व हो गया। कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास इसमें नियोप्लेजिया और कैंसर्स बन सकते हैं। इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजियाज, बिलियरी इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजियाज हो सकते हैं, या फिर कोलेंजियोकार्सिनोमास बन सकते हैं। बेसिकली इट लीड्स टुवर्ड्स द ट्यूमर फॉर्मेशन, यानी कि कैंसर्स हो सकते हैं। टोटल हाइपरटेंशन वाला एक कॉन्सेप्ट था कि मैंने बताया था कि पोर्टल वेन जो है ना वो उस पर कंप्रेशन हो जाएगी। देखिए अब ये मैंने बनाई हुई है, ये बाइल डक्ट बनी हुई है, ठीक है, ये इंट्राहिपैटिक बाइल डक्ट समझे बनी हुई है, और ये इसके इर्द गिर्द जो है ना कोलेंजियोसाइट्स हैं, ठीक है। मैंने बताया है कि कोलेजन फाइबर्स की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी इनके इर्द गिर्द, ठीक है। ये पर्पल में कोलेजन फाइबर्स बने हुए हैं। ज़ाहिरी बात है कोलेजन फाइबर्स दोनों साइड से बनेंगे, कोलेंजियोसाइट्स के आउटर भी और इनर भी। कोलेजन फाइबर्स इनर साइड पे बन गए, ठीक है, ये नज़र आ रहे हैं हमें। नो कोलेजन फाइबर्स जब आउटर साइड पे बनेंगे ना, बाइल डक्ट के आउटर साइड पे कोलेंजियोसाइट्स के, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसके साथ ही पोर्टल वेन्स पड़ी हुई है ना आपकी, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो पोर्टल वेन पे प्रेशर पड़ेगा। ये देखिए मैंने इसमें दिखाया है आपको, ठीक है। पोर्टल वेन पर जब प्रेशर पड़ेगा तो पोर्टल वेन में प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा पोर्टल वेन पे ऊपर, ऐसे कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी पोर्टल वेन, जिसकी वजह से आपको पता है कि प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इट लीड्स टुवर्ड्स द हाइपरटेंशन विच इज़ कॉल्ड पोर्टल हाइपरटेंशन। इस केस में पोर्टल हाइपरटेंशन का आपको पता लग गया। सिरोसिस के केस में यही बात थी कि सिरोसिस के केस में जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस थी उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों हो रही थी? क्योंकि सिरोसिस हो रही थी। सिरोसिस यानी कि स्कारिंग हो रही थी। जब स्कार्ड हो जाएगा लीवर, आपका पूरा स्कार्ड फॉर्म में आ जाएगा तो क्या होगा? पोर्टल वेन का आपको पता है कि पोर्टल वेन ने ब्लड लीवर की तरफ लेकर जाना होता है, तो पोर्टल वेन से ब्लड जो है वो लीवर की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि लीवर तो पूरा स्कार फॉर्मेशन हुई हुई है, स्कार बने हुए हैं उसके ऊपर। तो स्कार फॉर्मेशन की वजह से पोर्टल वेन से जो है ना वो ब्लड जाएगा नहीं लीवर की तरफ, ब्लड जो है वो पोर्टल वेन्स में ही रह जाएगा और पोर्टल वेन में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा विच लीड्स टुवर्ड्स द पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाह रही थी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में, मैंने आपको बताया था कि पहले स्कार फॉर्मेशन होगी, सिरोसिस होगी, एंड देन जो है हिपैटोसाइट्स जो है उनकी रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हिपैटोसाइट्स की रीजनरेशन की वजह से बेसिकली क्या होगा कि हाइपरप्लेजिया हो जाएगा ना हिपैटोसाइट्स का, हिपैटोसाइट की रीजनरेशन की वजह से हाइपरप्लेजिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और नोड्यूल्स बेसिकली उसकी वजह से जो है ना हमारे पास बनना शुरू हो जाएंगे। जब नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो नोड्यूल्स की वजह से भी जो है हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, जिसको हम कहते हैं नॉन सिरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन। क्योंकि मैंने ये बात वहीं पे आपको क्लियर की थी कि रीजनरेटिव हाइपरप्लेजिया में हमारे पास स्कारिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है, स्कारिंग नहीं रहती। तो स्कारिंग रही नहीं है, लेकिन फिर भी पोर्टल हाइपरटेंशन होगी हमारे पास, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा पोर्टल वेन में, क्योंकि नोड्यूल्स तो बने हुए हैं ना, हाइपरप्लेजिया तो हो रहा है, तो उस वजह से हम जो पोर्टल हाइपरटेंशन होगी उसको हम नॉन सिरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन कहेंगे। ये बात उसमें ऐड कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं प्राइमरी सर्कुलोसिंग कोलेंजाइटिस की डायग्नोसिस। यही है कि रेडियोलॉजी से मैंने आपको सारा बता दिया था, डायग्राम से भी बता दिया था। NPN का ALP इंक्रीज़ हो सकता है, ALT इंक्रीज़ हो सकता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वगैरह इंक्रीज़ हो सकते हैं, और इस केस में IgM भी इंक्रीज़ हो सकता है। ट्रीटमेंट वही हम स्टेंटिंग कर सकते हैं, कोलेस्टाइरामिन देंगे प्लूराइटिस के लिए, और एंडोस्कोपिक डायलेशन करके ना एंडोस्कोपमेंट में हम प्लूराइटिस के लिए कोलेस्टाइरामिन दे सकते हैं,
इसके अलावा हम एंडोस्कोपिक डायलेशन भी कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक डायलेशन मतलब एंडोस्कोपिकली हम ट्यूब डालेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वहाँ से ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में आपको पता है कि ओपनिंग होती है बाइल डक्ट की, वहाँ से बाइल डक्ट में, ठीक है। और इस प्रोसेस के थ्रू जो है ना हम बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ख़त्म कर सकते हैं और डायलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेंट्स भी हम डाल सकते हैं, स्टेंटिंग कर सकते हैं। और डिऑक्सीकोलिक एसिड मैंने आपको सिरोसिस में भी बताया था, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में भी दे सकते हैं, और लीवर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं एडवांस डिजीज़ में। ये तकरीबन ये सारा जो है ना आपका प्राइमरी सर्कुलोसिंग डिजीज़ जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट्स लेकर जो है अपनी बुक से रीडिंग करें, और जो चीज़ ना समझ आए वो फिर मुझसे पूछ लें इस कमेंट्स में।